Good morning. Myself Dr. Suman, Assistant Professor, Government Law College, अजमेर। ई लेक्चर की सीरीज में आज मैं LLB सेकेंड ईयर के ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज पर चर्चा करें। आज हम लोग ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज अंतराभिवाची निर्वचन खंड विषय पर चर्चा करें। प्रॉपर्टी, संपत्ति। पिछले लेक्चर में हमने जाना कि संपत्ति, प्रॉपर्टी क्या होती है। आज हम लोग इस लेक्चर में इमूवेबल प्रॉपर्टी, अचल संपत्ति, स्थावर संपत्ति किसे कहते हैं, इस विषय पर चर्चा करेंगे। काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति के प्रकार। मुख्य रूप से संपत्ति को हम दो भागों में बांट सकते हैं, मूवेबल एंड इमूवेबल, चल एवं अचल संपत्ति। चल व अचल संपत्ति में मुख्य अंतर परिवर्तन के आधार पर बताया जा सकता है। चल संपत्ति हम उसे कहेंगे जो अपने स्थान से हटाई जा सके और उसकी प्रकृति में कोई परिवर्तन ना आए। हटाए जाने से उसके गुण व उसकी स्थिति पर कोई भी बैड इफेक्ट या विपरीत प्रभाव ना पड़े, तो उसे हम चल संपत्ति में कंसिडर कर सकते हैं। अचल संपत्ति ऐसी संपत्ति को कहा जाता है जिसमें स्थान परिवर्तन की संभावना नहीं होती है। जब हम उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटा देते हैं या ले जाते हैं तो उसकी कीमत और उसके गुण, मेरिट्स में कुछ कमी आ जाती है, तो हम उसे अचल संपत्ति मान लेते हैं। मूवेबल, नॉट फिक्स, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। इमूवेबल, फिक्स, डोंट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। अर्थात प्रथम दृष्टया हम अब ये कह सकते हैं कि अगर किसी संपत्ति को उसके स्थान से हटाया जाता है और उसके मूल गुण में या उसके गुण में कोई कमी आ जाती है तो हम उसे अचल संपत्ति की श्रेणी में रखें। अगर उसके भौतिक स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं आता, गुणों में कोई कमी नहीं होती, उपयोगिता में कोई कमी नहीं आती, तो उसे हम चल संपत्ति मानें। यहाँ हम देखेंगे कि गुणों के आधार पे हम संपत्ति को चल व अचल या कभी संपत्ति को हम अचल मान रहे हैं और कभी उसको हम चल। इमूवेबल प्रॉपर्टी। Immovable property does not include standing timber, growing crops or grass. Immovable properties and includes land,
benefits to arise out of land, and things attached to earth. अचल संपत्ति, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में स्थावर संपत्ति की नकारात्मक डेफिनेशन थी, जिसके अंतर्गत स्थावर संपत्ति के अंतर्गत खड़ा कास्ट, उगती फसलें या घास नहीं आते। अचल संपत्ति में भूमि से होने वाले फायदे, तथा भूमि से संलग्न वस्तुएं सम्मिलित हैं। Standing timber, खड़ा कास्ट. Most of the green trees are considered immovable property, but standing timber are considered movable property. सामान्यतः हम देखते हैं कि हरे भरे वृक्ष, खड़े पेड़ देखने से अचल संपत्ति प्रतीत होते, किंतु खड़े कास्ट, स्टैंडिंग टिम्बर, हरे भरे वृक्ष का एक अपवाद है, एक्सेप्शन है। स्टैंडिंग टिम्बर से तात्पर्य ऐसे वृक्ष से है कि जिनके खड़े रहते हम उपयोग नहीं कर सकते, अथवा उन्हें लगाया ही इसलिए जाता है कि बड़े होने पर उन्हें काटकर उपयोग में लाया जा सके, जैसे नीम, पीपल, बैम्बू ट्री, टीक, शीशम। ऐसे पेड़ों को काटकर इनकी कास्ट अथवा लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। इन पेड़ों की लकड़ी का प्रयोग इनके काटे जाने पर ही संभव होता है, अर्थात प्रकृति के आधार पर या उपयोग के आधार पर, जहाँ उद्देश्य ऑब्जेक्ट ऑफ द ट्री और ऑब्जेक्ट ऑफ द ऑनर कि पेड़ का उद्देश्य और मालिक का उद्देश्य क्या है, इस पर निर्भर करता है कि कोई खड़ा कास्ट या हरा भरा वृक्ष चल संपत्ति में होगा या अचल संपत्ति में कंसीडर किया जाए। कोई तना खड़ा कास्ट है या फलदार पेड़, सामान्यतः यह पता लगाने के लिए हम यह देखते हैं कि उसका उपयोग क्या है, कॉमन यूज क्या है। ऐसे वृक्ष अचल संपत्ति कहलाएंगे यदि उनका उपयोग भूमि में लगे रहते या भूमि से संलग्न रहते अधिक है, और ऐसे वृक्ष जिनको काट कर प्रयोग किया जाना है उन्हें चल संपत्ति माना जाएगा। एक प्रमुख वाद शिव दयाल वर्सेस पुतेला।
इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष आया, जिसमें नीम तथा शीशम के पेड़ खड़े कास्ट थे या नहीं। न्यायाधीश जस्टिस बेग द्वारा इसको तय करते समय इस बात को ध्यान में रखा गया कि वृक्ष के मालिक का उद्देश्य क्या है। यदि वृक्ष को काट कर प्रयोग में लाना उसका उद्देश्य है, तो वृक्ष चल संपत्ति मानी जाएगी। और यदि मालिक का उद्देश्य वृक्ष को भूबद्ध रहते हुए, जमीन में लगे रहते हुए प्रयोग में लिया जाना है, तो अचल संपत्ति मानी जाएगी। लेकिन वृक्ष की प्रकृति अगर ऐसी है कि उसको बिना काटे या उसका उद्देश्य बिना काटे पूर्ण नहीं हो सकता, तो उसे काटना ही होगा। बबूल, शीशम, बैम्बू, पीपल, इन पेड़ों का उद्देश्य लकड़ियां देना है। फर्नीचर बनाने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अर्थात इन्हें संपत्ति अंतरण अधिनियम में वृक्ष की प्रकृति के आधार पर वृक्षों को काष्ठ देने वाले वृक्ष और खड़े काष्ठ में अंतर स्पष्ट किया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत दोनों मूवेबल प्रॉपर्टी में आते हैं। पेड़ों को उनके उपयोग के आधार पे, प्रयोग के आधार पे हम 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। ट्रीज क्लासिफिकेशन। फर्स्ट, trees which gives fruits and timber, for example mango, jamun. Second, use only in timber, for example bamboo, neem, sisal. Third, fruit bearing tree, for example apple, banana, jackfruit. अर्थात हमने देखा कि वृक्षों या पेड़ों को हम 3 कैटेगरी में या 3 श्रेणी में मुख्यतः रख सकते हैं। पेड़ जो फल देते हो तथा लकड़ी भी देते हो। फलदार वृक्ष फल व काष्ठ देने, जैसे आम, महुआ, जामुन। ऐसे वृक्ष फ्रूट भी देते हैं तथा काष्ठ भी देते हैं।
अर्थात इन्हें चल कहें या अचल, ये इनकी प्रकृति, स्थिति व स्वभाव इस पर निर्भर करता है। ऐसे पेड़ों को हम कि वृक्ष किस प्रकार की कोटि का है और सामान्य इसका उपयोग क्या है, इस आधार पे समझ सकते हैं। इसी तरह केवल काष्ठ के रूप में प्रयोग होने वाले वृक्ष, केवल काष्ठ के रूप में प्रयोग होने वाले वृक्षों को सामान्यतः हम चल संपत्ति में रख सकते हैं, क्योंकि जब तक ये काटे नहीं जाएंगे इनका प्रयोग संभव नहीं है। थर्ड श्रेणी में केवल फलदार वृक्ष, फ्रूट बियरिंग ट्री आते हैं, जिनमें नींबू, सेब, आम, एप्पल, सब्जियां, वेजिटेबल्स इत्यादि हम मान सकते हैं। शांताबाई वर्सेस स्टेट ऑफ मुंबई, AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। मार्शल वर्सेस ग्रीन 33 LT 400। सीनी चटियार बनाम सनातन 330 मद्रास 58। इन मामलों में न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न आया कि इन वृक्षों को किस श्रेणी में माना जाए। यह तय किया गया या अभिनिर्धारित किया गया कि यदि भूमि के किसी हित का अंतरण नहीं है, केवल काष्ठ का विक्रय है, तो यह माना जाएगा कि यह चल संपत्ति का अंतरण है। फलदार वृक्ष या फ्रूट बेयरिंग ट्रीज अचल संपत्ति होंगे यदि पक्षकारों का इंटेंशन वृक्ष से फल प्राप्त करना हो, परंतु यदि वृक्ष को काटने और उसके काष्ठ का उपयोग या उपभोग करने का उद्देश्य उस अधिकार का अगर विक्रय हो, तो अचल संपत्ति के किसी भी हिस्से का अंतरण नहीं माना जाएगा। अर्थात मुख्य रूप से वृक्ष की प्रकृति तय करते समय हमने ये देखा कि वृक्ष को अचल संपत्ति है या अचल, इसे किस श्रेणी में रखा जाए, उसका निर्धारण करते समय वृक्ष किस प्रकार का है या उसका उपयोग किस तरह का है, या पक्षकारों के बीच किस प्रकार का अंतरण हुआ है, इस पर निर्भर करता है कि हमें वृक्ष को किस कैटेगरी में रखना है। इसी तरह फ्रूट बेयरिंग ट्रीज, ऐसे वृक्ष जब तक फल देते हैं अचल संपत्ति हो, यदि वे गिर जाए, उन्हें काट लिया जाए, तो वे चल संपत्ति कहलाए। ग्रोइंग क्रॉप्स, wheat, chana, maize, lowki, kaddu, cabbage, sugarcane, barley are included in movable property because they do not own independent
existence beyond their produce. उगती फसलें चल संपत्ति क्योंकि इनका फसल के अलावा कोई अस्तित्व नहीं। इन्हें अगर इनकी प्रकृति के आधार पर काट कर उपयोग में नहीं लिया जाए तो ये स्वतः ही नष्ट हो जाए, क्षय हो जाए। अर्थात उपयोग के आधार पर ही चल संपत्ति माना। इसी तरह फल, फूल ये सब भी मूवेबल प्रॉपर्टी में कंसिडर। Grass. Grass is considered movable property because of use. घास घास का उपयोग जमीन से निकाले जाने देना संभव नहीं। घास की उपयोगिता चारे के रूप में अर्थात खड़े काष्ठ, उगती फसलें और घास अचल संपत्ति में कंसिडर नहीं होती। इन्हें चल संपत्ति माना गया है। स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास ये सब अचल संपत्ति नहीं। अर्थात इसे हम इस तरह से कह सकते हैं कि इनके अलावा सारी संपत्ति अचल संपत्ति में इंक्लूड अगर वे स्टैंडिंग टिम्बर, खड़ा काष्ठ, उगती फसलें और घास की कैटेगरी में नहीं आते। What is included in immovable property? Bhumi, land. Land includes the earth's surface, the ground beneath the surface, all objects which are on or under the surface, for example, minerals. Land includes lakes, ponds, rivers, all objects placed by human agency on or under the surface with the intention of permanent annexation. अर्थात भूमि की ऊपरी सतह, जमीन के अंतर्गत स्थित खनिज, मिनरल्स या भूमि से जुड़ी हुई चीजें, भूमि के अंदर जो निविष्ट हैं जैसे नदियां, तालाब, भूमि से आबद्ध चीजें जो भूमि में निविष्ट की गई हैं और स्थायी रूप से जुड़ी हुई, इन सबको हम अचल संपत्ति में मान सकते हैं। श्री राजा वैल्यूबुट्टी वर्सेस स्पेशल तहसीलदार AIR 1979 में यह विवाद आया कि तालाब को भूमि माना जाए या नहीं, क्योंकि तालाब तालाब है, अतः यह भूमि नहीं है, जबकि तालाब भूमि को खोदकर ही बनाया जाता है। तालाब का पानी
भूमि के प्रयोग में आता है। भूमि का अर्थ क्या है? भूमि, तालाब, नदियां, जलाशय, ये सब भूमि में सम्मिलित है। क्योंकि तालाब भूमि से हटाया या अलग नहीं किया जा सकता, भले ही बनाने के बाद उसका कोई और नाम हो। अर्थात ऐसी चीजें जो भूमि के अंदर है, भूमि से जुड़ी हुई, वो सब भूमि ही मानी जाएगी। Benefits to arise out of land. Every benefit arising out of it and every interest in such property is regarded immovable property. For example, hereditary allowances, rights of way, rights and prestige. भूमि से होने वाले फायदे अचल संपत्ति में निहित माने जाते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाले डायरेक्ट प्रॉफिट्स में हाट बाजार, मेलों से प्राप्त आय, मछली पालन से प्राप्त आय, मकान किराया, मालगुजारी इत्यादि फायदे आते हैं। आनंद बेहरा वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, AIR 1956 सुप्रीम कोर्ट, तथा हाजी सुखान बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, AIR 1979 सुप्रीम कोर्ट के समक्ष भूमि से उत्पन्न होने वाले फायदे अचल संपत्ति में निहित हैं या नहीं, यह अधिकार चल संपत्ति है या अचल। न्यायालय का यह मानना था कि भूमि से उत्पन्न लाभ, अगर हम इन्हें मानते हैं, जैसे आनंद बेहरा के केस में मछली पकड़ने का अधिकार, अगर इसे भूमि से उत्पन्न लाभ माना है तो यह अचल संपत्ति माना जाए। इसी प्रकार रॉयल्टी, प्रॉमिजरी नोट, भूमिजन्य लाभ अगर है तो यह भी अचल संपत्ति मानी जाए। ऐसी भूमि जो फायदे या उपयोग के लिए, जिसमें किसी का अधिकार विद्यमान, या ऐसी भूमि जिस पर भार आरोपित है, अर्थात भूमि के अंतर्गत भूमि, भूमि में मूलित, भूमि में निविष्ट के साथ साथ भूमि में निविष्ट वस्तु के लाभप्रद उपयोग से जुड़ी स्थायी वस्तुएं भी आती। लाभप्रद उपयोग के अंतर्गत फायदा, सुविधाएं इत्यादि सम्मिलित है। थिंग्स अटैच टू, भूमि से संलग्न वस्तु। कोई भी वस्तु भूमि से तीन तरह से संलग्न हो सकती है। फर्स्ट, थिंग्स रूटेड इन द अर्थ, फॉर एग्जाम्पल नीम, मैंगो, सीसम, बैम्बू, etc.
जिसकी जड़ें जमीन में, जैसे पेड़, झाड़ियां। इसी आधार पर शीशम, सागौन, बबूल के वृक्ष, ये सब। सेकंड, थिंग्स एम्बेडेड इन द अर्थ, जिसकी नींव जमीन में, अर्थात मकान बनाने के लिए दीवार जब बनाते हैं, या पानी पीने के लिए कुआं। यदि इनका उद्देश्य स्थायी रूप से जमीन में रहने का है या रखने का है, तो अचल संपत्ति में माने जाए। अर्थात अचल संपत्ति के रूप में ऐसी वस्तु को जिसकी नींव जमीन में माना जाने से पहले यह तथ्य ध्यान में रखा जाएगा कि जिस व्यक्ति ने नींव जमीन में लगाई, उसका इंटेंशन क्या है, आशय क्या है। व्यक्ति द्वारा जमीन में नींव रखने का आशय, उसका आशय उससे स्थायी फायदा प्राप्त करना है। इसी तरह things fasten to what is so embedded for its permanent beneficial enjoyment। जो भूमि में नींव वाली संपत्ति से स्थायी लाभ प्राप्त करने के लिए जोड़ी गई थी, जैसे किसी मकान के दरवाजे, खिड़कियां इत्यादि। ये मकान से फायदा प्राप्त करने के लिए स्थायी रूप से अटैच की जाती है, अर्थात जब तक संलग्न है अचल संपत्ति। अर्थात लगाने वाले का उद्देश्य क्या है और उसकी प्रकृति कैसी है, इसके आधार पर हम भूमि में निविष्ट से आबद्ध चीजों को चल और अचल श्रेणी में बांट सकते। अर्थात हमने यहाँ पर देखा कि कोई वस्तु जो दिखने में अचल प्रतीत हो रही, उसकी प्रकृति के आधार पर कई बार उसे चल माना गया। अर्थात संपत्ति अंतरण अधिनियम में अचल संपत्ति की श्रेणी में को जानने के लिए संपत्ति अंतरण अधिनियम के साथ साथ रजिस्ट्रेशन एक्ट और जनरल क्लॉजेज एक्ट, तीनों को जानना बहुत आवश्यक है। राइट टू रिडेम्पशन, राइट ऑफ इजमेंट, एडवर्टाइजमेंट होर्डिंग फिक्स्ड इन ए सब्सटेंशियल मैनर इन द लैंड, विज्ञापन लगाने के लिए होर्डिंग्स, राइट टू जागीर इनकम, राइट टू फिशरीज, राइट टू फेरी, इन सबको अचल संपत्ति माना गया है, क्योंकि ये भूमि से फायदे की कैटेगरी में आते हैं।